one should make more and more use of debt in its capital structure. As you make more and more use of debt in your capital structure, as the proportion of debt in your capital structure increases, your overall cost of capital is going to fall. And once your overall cost of capital is falling, beta value of firm is equals to EBIT divided by KO. Your value of firm rises. But beta traditional approach said something different. Traditional approach said that yes, debt is a cheaper source of finance. Once you start making more use of debt in your capital structure, in order to reduce KO, overall cost of capital falls. But beta on the other hand, KE rises sharply. लो भैया, तुमने बोला शुरू हो गया बच्चों की कॉल. मेरे को पहला कॉल है, एक पिक करने दो, देखने दो पेपर कैसा गया, ठीक है? ये तो कट गया, अब आया तो उठा लूंगा मैं. हाय तो पता तो चल जाए पेपर कैसा है. गाली बकते हैं, बोलते हैं गोवा की ट्रिप तैयार रखो, पता चल जाएगा. ठीक है. So, traditional approach says that as the firm make more and more use of debt in its capital structure in order to reduce KO, on the other hand, beta what rises? On the other hand, rises the cost of equity K very steeply. और भैया वहां पे आपका KO बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ ही जाता है मोस्टली. तो भैया इनफैक्ट ज्यादा डेट यूज करने से वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज होना चालू हो जाता है. हमने क्वेश्चन देखा था, फर्म इज कॉन्टेम्पलेटिंग टू यूज 30% और 50% ऑफ डेट. वो देखा था हमने क्वेश्चन. 30% पे तो वैल्यू इंक्रीज हो गई थी 26 लाख, पर बेटा 50% पे वैल्यू 24 लाख पर आ गई थी. तो वैल्यू ऑफ फर्म आपको चेक करना पड़ेगा. नेक्स्ट अप्रोच है बेटा NOI अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. ये अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है, लेकिन इसका नाम कुछ और रहता है वहां पे. ये क्या बोलता है? एज द फर्म मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू रिड्यूस KO, ऑन द अदर हैंड KE rises sharply. वापस सुनना बेटा. As the firm make more and more use of debt in its capital structure in order to reduce KO, the KE rises sharply, and the benefit which you got from using this cost of debt is exactly set off by rise in cost of KE. In short, your KO remains constant. समझ गया? तो भैया ये अप्रोच बोलता है, let's say there are two firms, firm A and firm B. Now both firms are there, both are identical, दोनों का EBIT same है, ठीक है, रिस्क भी सेम है, सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल है, only their capital structure is different. तो भैया NOI अप्रोच बोलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को तेल लेने जाने दो, कैपिटल स्ट्रक्चर को आग लगा दो, कैपिटल स्ट्रक्चर को फूंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे डेट इक्विटी के मिक्सचर का, तुम्हारा KO हमेशा कांस्टेंट रहेगा. और भैया अगर KO कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि EBIT कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ फर्म KO कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी कांस्टेंट रहेगा. समझ गए? और इसी अप्रोच के ऊपर हम अभी Q&A पढ़ेंगे, MM अप्रोच नाम से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में से. तो भैया ये NI अप्रोच अगर बोला है तो चार फॉर्मूले चिपक के लगा देना. वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू EAT, वैल्यू ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू कूपन, वैल्यू ऑफ फर्म इनटू KO इज इक्वल्स टू EBIT. अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू वर्ड बोल रहे हैं या नेट इनकम अप्रोच लगाने के लिए बोल रहे हैं तो ये लगाना, और अगर NOI अप्रोच लगाने के लिए बोल रहे हैं तो MM अप्रोच लगेगा. ठीक है, NI अप्रोच और MM अप्रोच सेम है, ये अभी हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे. समझ गए आप लोग यहाँ तक कि हमने कल देखा था. बेटा इसका मतलब क्या है? ये थ्योरी बोलती है कैपिटल स्ट्रक्चर इंडिफरेंस थ्योरी. हमका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पूरा डेट लेकर आओ, पूरा इक्विटी लेकर आओ, या डेट इक्विटी का मिक्सचर लेकर आओ, हमका तेल लेने जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है. समझ रहे हो? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका मतलब दोनों फर्म की वैल्यू सेम होनी चाहिए. क्या आपको मेरी बात समझ में? अच्छा सर चलो मान भी लिया दोनों फर्म की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इससे क्या उखाड़ लेंगे? इससे हम लोग क्या उखाड़ लेंगे? बहुत कुछ उखाड़ लेंगे. क्या उखाड़ेंगे? मान लो इन फर्म की वैल्यू डिफरेंट आ गई टेम्पररी, इन दोनों की वैल्यू आइडियली सेम होनी चाहिए थी 100 पर बेटा गलती से फर्म बी ओवर वैल्यू चल रही है मार्केट के सेंटीमेंट्स को देख के. मार्केट के अंदर बेटा फर्म बी के अंदर कुछ ऐसे उथल-पुथल चालू कि मार्केट बोलता है भैया ये फर्म तो आग लगा देगी, सबसे बेटर है. तो भैया मार्केट में समझो 110 का चल रहा है, लेकिन बेटा आइडियली इस थ्योरी के हिसाब से दोनों का प्राइस तो बराबर हो जाना चाहिए, 100 रुपए हो जाना चाहिए. तो इससे मुझे पता चल गया कि फर्म बी ओवर वैल्यूड है. मुझे तुरंत इस फर्म के शेयर 110 रुपए में बेच देने चाहिए, क्योंकि ये गिर के वापस 100 आने वाले हैं. ये गिर के वापस 100 आने वाले. मुझे 110 रुपए में इसको बेच देना चाहिए, 110 रुपए सुमरी में ले जाने चाहिए. प्राइस एक ना एक दिन वापस से 100 पर आएगा बेटा. उस समय मैं क्या करूंगा? 100 में खरीद लूंगा, घर पे नेट गेन 10 रुपए का लेकर जाऊंगा, और इसे बोलते हैं आर्बिट्राज. इसके ऊपर भी क्वेश्चन है पर एग्जाम में पूछते नहीं है. समझ रहे हो? आइडियली इनकी वैल्यू ये होनी चाहिए थी. बात समझ रहे हो? इस अप्रोच का इस्तेमाल क्या है? अप्रोच बोलता है अगर दो फर्म आइडेंटिकल है, जस्ट बिकॉज आप लोग यहाँ तक कि हमने कल देखा था. बेटा इसका मतलब क्या है? ये थ्योरी बोलती है कैपिटल स्ट्रक्चर इंडिफरेंस थ्योरी. हमका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पूरा डेट लेकर आओ, पूरा इक्विटी लेकर आओ, या डेट इक्विटी का मिक्सचर लेकर आओ, हमका तेल लेने जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. समझ रहे हो? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका मतलब दोनों फर्म की वैल्यू सेम होनी चाहिए. क्या आपको मेरी बात समझ में? अच्छा सर चलो मान भी लिया दोनों फर्म की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इससे क्या उखाड़ लेंगे? इससे हम लोग क्या उखाड़ लेंगे? बहुत कुछ उखाड़ लेंगे. क्या उखाड़ेंगे? मान लो इन फर्म की वैल्यू डिफरेंट आ गई टेम्पररी, इन दोनों की वैल्यू आइडियली सेम होनी चाहिए थी 100 पर बेटा गलती से फर्म बी ओवर वैल्यू चल रही है मार्केट के सेंटीमेंट्स को देख के. मार्केट के अंदर बेटा फर्म बी के अंदर कुछ ऐसे उथल-पुथल चालू कि मार्केट बोलता है भैया ये फर्म तो आग लगा देगी, सबसे बेटर है. तो भैया मार्केट में समझो 110 का चल रहा है, लेकिन बेटा आइडियली इस थ्योरी के हिसाब से दोनों का प्राइस तो बराबर हो जाना चाहिए, 100 रुपए हो जाना चाहिए. तो इससे मुझे पता चल गया कि फर्म बी ओवर वैल्यूड है. मुझे तुरंत इस फर्म के शेयर 110 रुपए में बेच देने चाहिए, क्योंकि ये गिर के वापस 100 आने वाले हैं. ये गिर के वापस 100 आने वाले. मुझे 110 रुपए में इसको बेच देना चाहिए, 110 रुपए सुमरी में ले जाने चाहिए. प्राइस एक ना एक दिन वापस से 100 पर आएगा बेटा. उस समय मैं क्या करूंगा? 100 में खरीद लूंगा, घर पे नेट गेन 10 रुपए का लेकर जाऊंगा, और इसे बोलते हैं आर्बिट्राज. इसके ऊपर भी क्वेश्चन है पर एग्जाम पूछने नहीं है. समझ रहे हो? आइडियली इनकी वैल्यू ये होनी चाहिए थी. बात समझ रहे हो? इस अप्रोच का इस्तेमाल क्या है? ये अप्रोच बोलता है अगर दो फर्म आइडेंटिकल है, जस्ट बिकॉज उनका कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनकी वैल्यू में डिफरेंस नहीं आना चाहिए. अगर उनकी वैल्यू में डिफरेंस आ गया तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. जो फर्म ओवर वैल्यूड है उसको तुरंत बेच दो, उसके शेयर तुरंत बेच दो, और भैया या तो सस्ती वाली के खरीद लो या फिर वेट करो जब इसका रेट गिरेगा तब बाय कर देना. या फिर कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है, कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है कि सर 110 है प्राइस, यही करेक्ट प्राइस है, ये वाली फर्म 100 पर चल रही है, गलत है. ठीक है, कोई ऐसा भी कह सकता है सर करेक्ट प्राइस तो 110 ही है. ठीक है सर करेक्ट 100 पे बाय. हाँ तो कोई कह सकता है कि भैया करेक्ट वैल्यू तो 110 है, ये गलत है जो 100 पे चल रही है. इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए 110 तो भी दिमाग लगाने का, ये 110 में फिर भी बेच देने का, और उठा के तुरंत इसको खरीद लेने का 100 में. ये 110 हो ही जाएगा ना. तो नहीं बोला कि 110 करेक्ट वैल्यू, तो आर्बिट्राज होगा. समझे क्या बेटा? ये आर्बिट्राज करेंगे. समझ गए कि नहीं समझ रहे भैया? पेपर पटना से कॉल आया हमको. पटना से आ रहे हैं. कौन था? पटना से. हाँ एक सेकंड होल्ड करना बेटा.
हाँ लिखिए बेटा, जो एनओआई अप्रोच है ना वही एमएम अप्रोच है, पर थोड़ा सा मॉडिफाइड रिफाइनमेंट। एमएम स्टैंड्स फॉर मोदी ग्लैनी मिलर, मोदी ग्लैनी मिलर, एमएम, एमएम। मोदी जी वहां भी है बेटा। मेरे ख्याल से वो मेरे स्टूडेंट का कॉल नहीं होगा, मेरे ख्याल से वो जो प्रमोशन चालू है ना सेंटर्स पे मेरा, वहाँ पे नंबर सर्कुलेट किया है, तो उसमें से किसी का होगा, तो उठा लेता, उठाया नहीं है कुछ। देखते हैं कुछ गतिविधियां चालू भी है या नहीं। अरे यूपी वाला ठुमका लगा, सच में सर? अरे नहीं रे, वो मोदी नहीं। नाइनटी मार्क्स पे कॉन्फिडेंस है भाई को, सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं आए। लगता है जेब कटने वाली है। 92 के ऊपर रिवॉर्ड रखा है बेटा, लगता है जेब कटने वाली है। 92 के ऊपर गोवा बोला है भाई बच्चों को। हाँ आपका है ना बेटा, आप लोगों का 80 है ना, 80 के ऊपर है ना आपका। ठीक है, मोदी ग्लैनी मिलर बेटा, मोदी ग्लैनी मिलर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे नो टैक्स अप्रोच, 1958 मॉडल। ठीक है, 1958 unlevered oblique ungeared firm is equals to firm with no debt and only equity. Levered or geared firm is equals to firm with mix of debt and equity. ठीक है बेटा, क्या आपको ये चीज क्लियर है? अब मैं कभी अनलिवर्ड फॉर्म अनगियर्ड फॉर्म बोलूं तो समझ जाना उस फॉर्म में डेट नहीं है, सिर्फ इक्विटी है, और अगर गियर्ड फॉर्म लिवर्ड फॉर्म बोलूं तो समझ जाना उसमें डेट इक्विटी का मिक्सचर है। 80 प्लस पे गोवा, हाँ कॉस्टिंग में 80 प्लस और एफएमए को में 80 प्लस, दोनों में एक साथ 80 प्लस लिया है। तो क्या करूंगा बेटा, तो गोवा के 3 स्टार में रुका दूंगा, ठीक है, गोवा प्लस कसिनो कर दूंगा, ठीक है। और एफएमए एक सब्जेक्ट में लाओगे तो सिर्फ गोवा की ट्रिप आने जाने का स्पॉन्सर्ड है, और अगर मान लो दोनों में ले आओगे तो कसिनो भी कर देंगे, ठीक है। हाँ तो फिर एक ही चीज मिलेगी ना, और क्या, मैं नहीं आऊंगा। हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है, ये मॉडल समझ में आया बेटा। इसके ना स्टैंडर्ड कैश भेजना, एक चवन्नी कैश नहीं भेजता मैं किसी को, मैं एक चवन्नी कैश नहीं भेजता, सारा खर्चा खुद करके जीएसटी उस पे क्लेम करता हूँ मैं। चवन्नी नहीं देता मैंने आज तक किसी को, चवन्नी का देता ही नहीं मैं पैसा भैया। एक बात समझ लो, किसी को कैश किसी के ऊपर खर्चा नहीं करता मैं, सिर्फ मेरी होने वाली के ऊपर करता हूँ, और घर वालों पे, बाकी किसी पे नहीं किया आज तक। घमंड है इस बात का कि किसी लड़की के ऊपर खर्चा नहीं किया, कंजर्वेशन। घमंड है इस बात का कि ऑफिस में इतनी सारी लड़कियां थी, उनके पैसे से कॉफी पी है, अपन ने खर्चा नहीं किया, घमंड है इस बात का। गोल्ड चेन देते हैं वो, हाँ तो हम भी दे देंगे, हम भी दे देंगे। आईफोन बोला तो हो गया ना बेटा, एक आईफोन आ जाएगा, एक गोवा की ट्रिप स्पॉन्सर हो जाएगी, हो गया ना बस। वीडियो रिकॉर्ड वो तो 3-4 अटेम्प्ट से चल ही रहा है, 3-4 अटेम्प्ट से चल ही रहा है, सिर्फ 2 ही बच्चे आज तक क्लेम कर पाए हैं, और वो दोनों बच्चों ने क्लेम नहीं किया। तो दोनों बच्चों ने पहले मेरे को बोला, दोनों के रैंक आ गए थे, दोनों दोस्त बचपन से, एक का नाम याद है सिमरन, दूसरे का नाम याद नहीं है, क्योंकि सिमरन क्या बोलते काफी टाइम कॉल करती थी, तो उन्होंने क्लेम नहीं किया, उन्होंने बोला सर बस आप मिल लो। मैंने बोला बढ़िया, पैसे बचा रहे तो मेरे, मिल लेंगे। घमंड इस बात का, अरे वो पैसे वाली हो गई होगी 25 बार, और कहीं जाएगी अकेले गोवा, पैसे भी क्या मांगती, तो अपन ने इसलिए कैश नहीं रखा भाई, अपन ने गोवा का रखा है, कोई बात नहीं। अरे गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, तो गोवा का गिफ्ट का क्या करते, कैश देते नहीं ना अपन, कैशबैक पॉलिसी नहीं। चलिए बेटा, आइए बेटा ध्यान दीजिए, सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे बेटा। आप लोगों को स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में या तो एनओआई अप्रोच बोलेंगे, एमएम अप्रोच बोलेंगे, 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं विदाउट टैक्स मॉडल में, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखते जाना। स्टेप 1 बेटा, ये 7 स्टेप फॉलो करने ही करने आपको, 7 8 आइडेंटिफाई ऑब्लिक कैलकुलेट, आइडेंटिफाई ऑब्लिक कैलकुलेट ईबीआईटी। सबसे पहले आपको ईबीआईटी खोज के निकालना है, क्वेश्चन में जनरली दिया ही रहता है, पर कभी एक आधे क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम खोज के निकालेंगे। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ईबीआईटी। दूसरा स्टेप 2 कैलकुलेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कैलकुलेशन स्टार्ट करना हो लीवर से और अनलीवर से, तुम्हें क्या लगता है दोनों में से आसान किससे है कैलकुलेशन स्टार्ट करना? ऐसे एक रफ रैंडम गेस टिक के मारो मुझे, अनलीवर से, अनलीवर से, अनलीवर से, अनलीवर से, यस अनलीवर से ही स्टार्ट करना। क्यों? सिंपल सी बात है सर, उसके अंदर सिर्फ इक्विटी है, कैलकुलेशन सिंपल ही होगी। बहुत बढ़िया बेटा, इंटरेस्ट की बात नहीं, मतलब एक एलिमेंट एब्सेंट है, तो भैया हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अनलीवर्ड फॉर्म से। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, अनलीवर्ड फॉर्म। बेटा अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू कैसे निकलेगी? ठीक है बेटा, आप सिर्फ इक्विटी की वैल्यू निकाल लो उस फॉर्म की, वही पूरे फॉर्म की वैल्यू। बेटा आप लोगों को पता है वैल्यू ऑफ फॉर्म इज इक्वल, लिखना मत, वैल्यू ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, क्योंकि ये फॉर्म अनलीवर्ड है, इसमें तो डेट है ही नहीं। तो मैं अगर सिर्फ इक्विटी की वैल्यू निकाल लूं बेटा, तो उसी को मैं फॉर्म की वैल्यू बोल सकता हूं अनलीवर्ड के केस में, यस और नो? अनलीवर्ड फॉर्म, तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फर्म। तो बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है, कोई बता सकता है? यस सर, वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू ईएटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी? ईएटी डिवाइडेड बाय के। यस ठीक बेटा, मैं यहाँ पे सिर्फ यू लगा देता हूँ। यू क्यों? ताकि मुझे पता चल जाए कैलकुलेशन अनलीवर्ड का चल रहा है। यू ठीक है। स्टेप 3 बेटा, स्टेप 3 में बोलूंगा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने बस इतनी सी एक बात कही कि जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है अनलीवर्ड फर्म की, वही वैल्यू है अनलीवर्ड फर्म की, क्योंकि डेट है ही। वैसे वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, डेट है ही। ये तीन स्टेप क्लियर है क्या? पहले तो ईवीआईटी रूल के निकालना, अनलीवर्ड फर्म की इक्विटी की वैल्यू निकालो और बोलो पूरे के पूरे फर्म की वैल्यू है। स्टेप 4 इंपॉर्टेंट, स्टेप 4 वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। कैसे? एनओआई अप्रोच के हिसाब से। बेटा एनओआई अप्रोच यही तो बोलता है आपकी कंपनी के अंदर डेट इक्विटी का मिक्सचर हो या प्योरली इक्विटी हो, वैल्यू तो सेम ही रहेगी, क्योंकि बोलता है वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू ईवीआईटी डिवाइडेड बाय क्यू। क्वेश्चन में कह रखा रहेगा दोनों फर्म। बात कही कि जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है अनलीवर्ड फर्म की, वही वैल्यू है अनलीवर्ड फर्म की, क्योंकि डेट है ही। वैसे वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, डेट है ही। ये तीन स्टेप क्लियर है क्या? पहले तो ईवीआईटी रूल के निकालना, अनलीवर्ड फर्म की इक्विटी की वैल्यू निकालो और बोलो पूरे के पूरे फर्म की वैल्यू है। स्टेप 4 इंपॉर्टेंट, स्टेप 4 वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। कैसे? एनओआई अप्रोच के हिसाब से। बेटा एनओआई अप्रोच यही तो बोलता है आपकी कंपनी के अंदर डेट इक्विटी का मिक्सचर हो या प्योरली इक्विटी हो, वैल्यू तो सेम ही रहेगी, क्योंकि बोलता है वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू ईवीआईटी डिवाइडेड बाय क्यू। क्वेश्चन में कह रखा रहेगा दोनों फर्म का ईवीआईटी सेम है, उनका डेट इक्विटी मिक्सचर अलग है, इसलिए कह रहा है लीवर्ड, एक अनलीवर्ड, पर एनओआई अप्रोच के हिसाब से दोनों का तो केओ सेम होना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ फर्म शुड रिमेन कांस्टेंट। मैं कह सकता हूं वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म। नहीं जी लिखते हैं, गियर्ड लिखते हैं, एल लिखो जी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एल लिखो जी लिखो, वैसे तो बुक में जी लिखता है, इसलिए मैंने जी लिखा। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने इनडायरेक्टली गियर्ड फर्म की वैल्यू निकाल दी। गियर्ड फर्म की वैल्यू उतनी होगी जितनी अनगियर्ड की, और अनगियर्ड की वैल्यू उतनी होगी जितना इक्विटी ऑफ अनगियर्ड की वैल्यू। यहां तक समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं? स्टेप 5 अब मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट ऑफ गियर्ड फर्म प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड। नहीं भाई पता। हाँ बेटा, बेटा देखो मैंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ फर्म। अब मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले ईवीआईटी निकाला, मैंने इक्विटी की वैल्यू निकाली अनगियर्ड फर्म की, और बोला वही वैल्यू है पूरे के पूरे फर्म की, और फिर बोला वही वैल्यू है गियर्ड फर्म की। अब गियर्ड फर्म के अंदर बेटा गियर्ड फर्म मतलब जिसमें डेट है, बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, यस और नो। पर मुझे कैसे पता चलेगा गियर्ड का है? तो मैं यहाँ पे जी लगा दूंगा। वैसे यहाँ पे जी लगाने की जरूरत है नहीं, क्यों भैया? क्योंकि डेट है, उसको बताने की जरूरत नहीं कि गियरिंग है, ठीक है। यहाँ पे जी लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे लगाना चाहिए था, डेट प्लस इक्विटी दोनों है। बात समझ में आएगा? ये स्टेप समझा क्या बेटा? इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेट दिया रहेगा, वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म तुमने यहाँ से निकाला है, वैल्यू ऑफ डेट दिया रहेगा। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म। स्टेप 6 वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू ईएटी। बेटा ये स्टेप देखो, वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू ईएटी, सेम चीज जो यहाँ लगाई वही यहाँ लगाई, पर अब गियर्ड फर्म के लिए निकाल। वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म यहाँ से आ जाएगा, ईएटी में निकाल लूंगा, ईवीआईटी दे रखा है, इंटरेस्ट माइनस करना रहेगा, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऐसे केईजी आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म आ जाएगा। बहुत इजी है, एक क्वेश्चन ऐसे फेंक के मारूंगा ना मुंह पे, रो के बोलोगे सर बस अब हो गया, ये सारे आ गए हमको, एक क्वेश्चन मुंह पे फेंक के मारने के लिए। बोलो ये समझ में आया क्या आपको? क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, लास्ट पॉइंट, स्टेप 7 बेटा डब्ल्यूएसीसी निकालते हैं। डब्ल्यूएसीसी क्या बोला, वैल्यू ऑफ फर्म। अब मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले ईवीआईटी निकाला,
मैंने इक्विटी की वैल्यू निकाली अनगियर्ड फर्म की और बोला वही वैल्यू है पूरे के पूरे फर्म की, और फिर बोला वही वैल्यू है गियर्ड फर्म की। अब गियर्ड फर्म के अंदर बेटा गियर्ड फर्म मतलब जिसमें डेट है बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, यस और नो। पर मुझे कैसे पता चलेगा गियर्ड का है, तो मैं यहाँ पे जी लगा दूंगा, जी लगा दूंगा। वैसे यहाँ पे जी लगाने की जरूरत है नहीं, क्यों भैया, क्योंकि डेट है, उसको बताने की जरूरत नहीं कि गियरिंग है, ठीक है। यहाँ पे जी लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे लगाना चाहिए था, डेट प्लस इक्विटी दोनों। बात समझ में आएगा, ये स्टेप समझा क्या बेटा? इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेट दिया रहेगा, वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म तुमने यहाँ से निकाला है, वैल्यू ऑफ डेट दिया रहेगा। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म। स्टेप 6, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू EAT। बेटा ये स्टेप देखो, वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू EAT, सेम चीज जो यहाँ लगाई वही यहाँ लगाई, पर अब गियर्ड फर्म के लिए निकाला। वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म यहाँ से आ जाएगा, EAT में निकाल लूंगा, EBIT दे रखा है, इंटरेस्ट माइनस करना रहेगा, आ जाएगा क्या आ जाएगा, ऐसे KEG आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म आ जाएगा। बहुत इजी है, एक क्वेश्चन ऐसे फेंक के मारूंगा ना मुंह पे, रो के बोलोगे सर बस अब हो गया ये सारे आ गए हमको, एक क्वेश्चन मुंह पे फेंक के मारने के लिए। बोलो ये समझ में आया क्या आपको, क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, लास्ट पॉइंट, स्टेप 7 बेटा WACC निकालते हैं। WACC कैसे निकलता है बेटा, हमको लेना पड़ता है कॉस्ट और हमको लेना पड़ता है वेट। बेटा आपको कॉस्ट ऑफ डेट दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला है आपने, कॉस्ट ऑफ डेट क्वेश्चन में दिया रहता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने निकाला होगा, फिर आपको वेट ऑफ डेट दिया रहेगा, वेट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे हम, और यहाँ से हमारा WACC आ जाएगा। लेकिन ये गियर्ड फॉर्म के लिए, अनगियर्ड फॉर्म के लिए भी निकालेंगे, कॉस्ट वेट तो यहाँ पे 100% होगा ना बेटा, ठीक है। अब बेटा यही फॉर्मूला WACC निकालने का, यस और नो। इसको ऐसे लिखते हैं ना, समय व्यस्त होता है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, समय बचेगा। पहले क्यों नहीं सिखाया सर? उस चैप्टर में बेटा वो चाहते थे तुम टेबल बनाओ, समय बचेगा। पहले क्यों नहीं सिखाया सर? इनटू वेट ऑफ इक्विटी, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, समय बचेगा। पहले क्यों नहीं सिखाया सर? उस चैप्टर में बेटा वो चाहते थे तुम टेबल बनाओ, नहीं उसमें 5 क्या आपको 50 हो जाएंगे, कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इनटू वेट ऑफ प्रेफरेंस प्लस कॉस्ट ऑफ टर्म लोन इनटू वेट ऑफ टर्म लोन। वैसे तो 50 कैपिटल लगा लो, लेकिन वहां पर क्योंकि ज्यादा थे इसलिए टेबल बनाने से अच्छा दिखता था प्रेजेंटेशन, तो बेटा मेरे को WACC निकालना पड़ेगा। WACC कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी, और बेटा अनलिवर्ड फॉर्म के लिए कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी। समझ में आया? तो देखो अगर आप स्टेप को ध्यान से समझोगे, सबसे पहले मैंने EBIT ढूंढ के निकाला, दोनों फॉर्म के लिए EBIT सेम रहेगा, क्वेश्चन बोलेगा। उसके बाद में सबसे आसान कंपनी अनलिवर्ड कंपनी से स्टार्ट करूंगा, उसके इक्विटी की वैल्यू निकालूंगा, उसकी इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी, मैं बोलूंगा भैया जो तेरे इक्विटी की वैल्यू है वही तेरी पूरी फर्म की वैल्यू है, जो तेरे इक्विटी की वैल्यू है वही के वही तेरे पूरे के पूरे फर्म की वैल्यू है। समझ रहे हैं, हाँ या ना? फिर बेटा मैं बोलूंगा ये जो तेरे फर्म की वैल्यू है वही दूसरे फर्म की भी वैल्यू है, क्यों? क्योंकि भैया क्वेश्चन बोल रहा है दोनों फर्म सेम है, दोनों का EBIT सेम है, सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, तो मैंने बोला भाई कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है कोई फर्क नहीं पड़ता, एज पर एनओआई अप्रोच KO कांस्टेंट है, तो EBIT कांस्टेंट है, KO कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यू कांस्टेंट होगी। यहां से मुझे गियर्ड फर्म की वैल्यू आ गई, मैंने बोला गियर्ड फर्म की वैल्यू होती है डेट की वैल्यू प्लस उस फर्म की इक्विटी की वैल्यू, डेट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी रहेगी, इक्विटी की वैल्यू आ गई, बेटा इसकी मदद से मैं इक्विटी की कॉस्ट निकाल लूंगा और WACC का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। सर इन स्टेप 7 KEG एंड KEU दोनों निकलेगा, हाँ ठीक है वो समझ गया तुम, जब मैं वहां लिखूंगा लीवर्ड फॉर्म के लिए निकाल रहा हूं तो अपने आप जी लिखते हैं। हाँ जी बेटा, बेटा ये ऑटोमेटिकली एक एक चीजें खुलती जाएगी इससे। देखो EBIT की मदद से ये निकल जाएगा, इसकी मदद से वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म आएगा, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म की मदद से वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म की मदद से वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी की मदद से ये। सर स्टेप 4 एंड 5 को कंपेयर करके, हाँ एक ही बात है लेकिन ऐसा मत करना बेटा। देखो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म, और तुम बोल रहे हो वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म प्लस वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। तुम ये बोल रहे हो, तुम बोल रहे इसकी जगह ये रिप्लेस कर दो, देखने पर अब्सर्ड नहीं लगेगा तुम्हें? ऑल्दो अब्सर्ड नहीं लगा कि भाई यहाँ पर आप अनलिवर्ड बोल रहे हो, यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है, ऑल्दो एक ही बात है, बोल दो एक ही बात है, दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं तो यही इक्वेशन तैयार होगी, बट ऐसा मत करो ना बेटा। अरे बहन उसमें डी तो 0 है ना, कैसे बेटा, क्या चरस चाट के आए हो क्या? मैंने बोला यहाँ पे अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू निकल गई 100, ये 100 हो गया तो ये भी 100 हो गया, भैया ये 100 है और क्वेश्चन में गियर्ड फर्म में ये 40 रुपए दे रखा है तो ये 60 हो गया ना। अरे बहन तू ऐसा थोड़ी बोल सकते, तुम देखो ना, मैं
अब इसको कैसे समझाओ बेटा, तुम्हारे सामने एकदम स्टेप लिख रखे हैं कि अनलीवर्ड फर्म के इक्विटी की वैल्यू निकालो, वो उस पूरे फर्म की वैल्यू है, उस फर्म की वैल्यू गियर्ड फर्म की वैल्यू के बराबर आना चाहिए। बेटा वो जो गियर्ड फर्म की वैल्यू है उसके अंदर डेट की वैल्यू प्लस इक्विटी का टोटल ये होना चाहिए। अब डेट है ना, डेट जीरो कैसे बोल रहे हो? और यहाँ पर इक्विटी की वैल्यू 100 है, यहाँ पर इक्विटी की वैल्यू 60 आ रही है ना, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो सर अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू 100 हो गई जिसमें से डेट जीरो है तो इक्विटी की वैल्यू हो गई 100, ऐसा थोड़ी बेटा। बेटा तुम सॉल्व करो, अपने आप समझ में आएगा, पर इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ये बेसिकली जो ये है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0 है, और वैल्यू ऑफ गियर फर्म इज इक्वल्स टू 40 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 100 है, दोनों में फर्क नहीं है। ये 100 आ गया और मैंने बोला ये जो 100 है ये गियर फर्म का टोटल है, तो भैया वैल्यू ऑफ गियर फर्म समझो 100 आ गया। अब भैया वैल्यू ऑफ गियर फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसमें से डेट की वैल्यू अगर 40 है तो इक्विटी की वैल्यू बैलेंसिंग 60 निकाली। बेटा ये है, तुम बोल रहे हो सर ये लिख लो, बेटा ये 0 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 100 है, 60 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 100 है। मैंने बस ये जो 100 यहां से बोरो किया है, इसको नहीं समझ में आया अभी मुझसे पूछ सकता है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सब समझ में आ जाएगा बेटा। लिख लिया, 7 स्टेप से ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, 19 विदाउट टैक्स अप्रोच, ठीक है चलो 18 करते हैं, विल स्टार्ट विद 18। अभी एक काम करो, अच्छा क्वेश्चन अगर चाहिए तो 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत मतलब नाउ आई कैन से आरटीपी एमटीपी वगैरह मिला के काउंटलेस टाइम। अच्छा शुरुआत कौन सी कंपनी से करेंगे, गियर्ड या अनगियर्ड? अनगियर्ड से, अनलीवर्ड से। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आधा ही सॉल्व करेंगे, क्यों पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टू कंपनी बिलोंगिंग टू सेम रिस्क क्लास। सेम रिस्क क्लास मतलब आइडेंटिकल कंपनी, दोनों सेम है। कंपनी ए है, कंपनी बी है। नेट देखिए यार, एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम, बेटा नेट ऑपरेटिंग इनकम बोले, नेट ऑपरेटिंग इनकम बोले तो सर ईबीआईटी दोनों फर्म का सेम है, दोनों का रिस्क भी सेम है, दोनों का ईबीआईटी भी सेम है बेटा, केओ भी सेम ही आना है इनका। 12% डेट यूज किया 54 लाख का। बेटा इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी इसका केई दे रखा है, केई दे रखा है अनलीवर्ड कंपनी का, ठीक है। रिक्वायर्ड डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूरे 7 स्टेप बोल रहे हैं। अज्यूमिंग नो टैक्स अप्रोच इन एमएम। बेटा आप लोगों को एमएम अप्रोच लगाना है विदाउट टैक्स, और सेकंड वाला पार्ट थोड़ी देर बात करेंगे जब हम टैक्स भी सीख लेंगे, जब हम टैक्स को भी सीख लेंगे, ठीक है जी बेटा, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा मुझे बताइए शुरुआत कौन सी कंपनी से करेंगे? शुरुआत कंपनी बी से होगी। स्टेप नंबर 1 एक मेरे साथ बोलते जाना, लिखते जाना। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई ईबीआईटी। तो क्वेश्चन नंबर 19 तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा आइडेंटिफाई ईबीआईटी, मैं सीधा लिख देता हूं ईबीआईटी इज इक्वल्स टू, ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 18 लाख। दूसरा स्टेप क्या बेटा, अनलीवर्ड कंपनी के इक्विटी की वैल्यू ढूंढ के निकालेंगे। लिखिए वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड, अनलीवर्ड कंपनी। नहीं स्टेप 1 स्टेप 2 मत लिखो, लिखोगे तो उनको बचकाना लगेगा, पर लिखना है तो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं होता। वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फर्म मतलब हमको क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फर्म। कैसे निकलेगा, ईएटी डिवाइडेड बाय केई ऑफ अनलीवर्ड कंपनी। बेटा ईएटी कैसे निकलेगा सर, वो निकलेगा ईबीआईटी माइनस 0 इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स व्हिच इज आल्सो 0 डिवाइडेड बाय केयू इज इक्वल्स टू 18 लाख माइनस 0 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 18% इज इक्वल्स टू 1 करोड़। तो बेटा अनलीवर्ड कंपनी के इक्विटी की वैल्यू क्या है, अनलीवर्ड कंपनी के इक्विटी की वैल्यू क्या है 1 करोड़। मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी। बेटा जो उस कंपनी के इक्विटी की वैल्यू वही पूरे कंपनी की वैल्यू, क्योंकि डेट है ही नहीं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 करोड़। यस नेक्स्ट स्टेप बोलूंगा बेटा जो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी है वही वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी है। काहे काहे एनओआई अप्रोच के हिसाब से। क्या लिखेंगे आप उसका एक्सप्लेनेशन, एज पर एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच क्यों सर, क्योंकि एनओआई अप्रोच बोलता है अगर दोनों कंपनी सेम रिस्क क्लास को बिलोंग करती है, ईबीआईटी सेम है, कैपिटल स्ट्रक्चर डेट इक्विटी के मिश्रण से, लिवर्ड अनलीवर्ड से इनका केओ नहीं बदलेगा, तो ईबीआईटी कांस्टेंट, केओ कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट। अरे ये समझे कि नहीं, पक्का। नेक्स्ट अब देखो ये वाली स्टेप, मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी। वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी कितना निकाला है बच्चों, 1 लाख, सॉरी 1 करोड़। बेटा क्या आप लोग गियर्ड कंपनी के अंदर डेट की वैल्यू बता सकते हो मुझे, इज इट 54 लाख? दैट्स वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी। बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी कितना हो गया, क्या वो 46 लाख हो गया? अब वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी का फॉर्मूला लगाओ। आप सभी जानते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ईएटी, क्योंकि हम कैलकुलेशन गियर्ड कंपनी के कर रहे हैं इसलिए जीजी लगा दिया। तो 46 लाख इनटू केईजी इज इक्वल टू ईएटी। अब बेटा अब कंपनी कौन सी हो गई, अब कंपनी गियर्ड हो गई, इसके अंदर इंटरेस्ट आएगा। ईएटी कैसे निकलेगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना रहेगा 54 लाख में 12%, 6,48,000।
तो बेटा केईजी कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल टू 25.04%। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 और लास्ट स्टेप 7। कैलकुलेशन ऑफ WACC। WACC कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी। अरे यस और नो। तो चलिए पहले हम अनलिवर्ड कंपनी के लिए निकालते हैं। अनलिवर्ड कंपनी, बेटा अनलिवर्ड कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी, बस इतना ही करने की जरूरत है, प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट। ये तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% दे रखा है, पूरा का पूरा इक्विटी तो 100% वेट है। क्या आंसर 18% आ रहा है? 18%, लाख नहीं, 18%। चलिए अब लिवर्ड कंपनी के लिए निकालते हैं। लिवर्ड कंपनी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट। अगले पेज पे आना पड़ेगा। बढ़े आगे बेटा, जरा ध्यान देना। बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना निकाला, 25.04%। वेट कितना है बेटा, वेट कितना है सर, वेट है 46 डिवाइडेड बाय 100, 46%। कैसे, टोटल 1 करोड़ का कैपिटल, उसमें 46% इसमें। अच्छा, प्लस कॉस्ट ऑफ डेट। बेटा आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ डेट नहीं दिया, इंटरेस्ट दे रखा है 12%। कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स, पर टैक्स है ही नहीं। तो भैया यहां पर देखने में आपको लगेगा मैंने इंटरेस्ट रेट लिया है, पर मैंने कॉस्ट ऑफ डेट लिया है। और वेट कितना है, 54 डिवाइडेड बाय 100, 18%। यही आप लोगों को करना है बिना दिमाग लगाए। क्या बात कर, बिना दिमाग लगाए। पूरा का पूरा इक्विटी तो 100% वेट है। क्या आंसर 18% आ रहा है? 18%, लाख नहीं, 18%। चलिए अब लिवर्ड कंपनी के लिए निकालते हैं। लिवर्ड कंपनी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट। अगले पेज पे आना पड़ेगा। बढ़िया आगे बेटा, जरा ध्यान देना। बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना निकाला, 25.04%। वेट कितना है बेटा, वेट कितना है सर, वेट है 46 माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना रहेगा, 54 लाख में 12%। स्टेप भी याद नहीं करने, अपने आप एक के बाद एक अपने आप होता जाएगा। वो जो आपने एक स्टेप से आंसर निकाला है वो अगले स्टेप में इस्तेमाल होने वाला है। होल्ड करने की इंपॉर्टेंट कॉल है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। हमारे ब्रांड प्रमोशन चालू है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, इसके लिए ना जितनी जगह तुमने छोड़ी एक पेज और छोड़ देना, क्योंकि विद टैक्स अप्रोच भी तुरंत ही सिखा दूंगा। विद टैक्स अप्रोच सिखा दूंगा। हाँ, अनअकैडमी ब्रांड प्रमोशन चालू है, मैं और कौन सा ब्रांड प्रमोट करूंगा, तो उसके लिए कॉल आ रहे हैं। कुल मिला के सेंटर्स पे प्रमोशन पहली बार किया मैंने, काफी पैसा खर्च हो रहा है। हाँ, सारे सेंटर्स पे तो अनअकैडमी करेगी बेटा। अनअकैडमी जाइंट है, उसके पास पैसा बहुत है। मैं गरीब आदमी नहीं, अमीर आदमी हूँ मैं। सरस्वती माता में अमीर हूँ और अमीर हूँ, तो ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, मैं इंडिविजुअल हूँ। सरस्वती माता दिन में एक बार बोलती है। चलो ये पूरा क्वेश्चन हुआ, क्या बोल रहा है, मतलब प्रूव करना है ना कि दोनों में, नहीं ऐसी बात नहीं है, WACC दोनों में सेम नहीं आएगा, बदलेगा। उन्होंने जो जो तुमसे चीजें मांगी वो निकाल के देने की, प्रूव करना नहीं, क्योंकि विद टैक्स में कुछ अलग ही घटनाएं होंगी। चलिए बेटा, जितनी जगह तुमने इसको सॉल्व करने में लगाई क्वेश्चन नंबर 19 के पार्ट ए को, उतनी जगह पार्ट बी को सॉल्व करने में लगाएंगे।
पढ़े क्वेश्चन नंबर 18, 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ बैट लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ लोन स्टॉक। ओ माय गॉड्स द जीसस, बेटा एक कंपनी है बैट लिमिटेड जिसके अंदर 1/3 डेट है और बेटा 2/3 इक्विटी है। ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी कौन सी है? लिवर्ड या अनलिवर्ड? ये लिवर्ड कंपनी, वेरी गुड। व्हिच हैज 10% कॉस्ट। 1/3 ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू बैट लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ लोन स्टॉक व्हिच हैज 10% कॉस्ट। तो बेटा डेट की कॉस्ट है 10%। अब ये कॉस्ट ऑफ डेट डायरेक्टली दे दिया इन्होंने, शायद इंटरेस्ट रेट होगा, देखना पड़ेगा टैक्स दिया है क्या। वैसे तो क्वेश्चन में विदाउट टैक्स बोला है। अनदर कंपनी बाल लिमिटेड, बेटा बाल लिमिटेड इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट टू बाट लिमिटेड एक्सेप्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज ऑल इक्विटी। बढ़िया। एंड इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज बेटा इसका केई कितना है? इसका केई है 16%, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू मोदी ग्लानी मिलर, if we ignore taxation and tax related debt, what could be the cost of equity of BAT Limited? बेटा आपको इसका निकालना है केई, स्टेप नंबर 6 पे अटक जाना है, मतलब स्टेप नंबर 6 पे रुक जाना है। रुक जाना रहे कभी तुम हार के। कैसे करोगे बेटा? हमें यहाँ पे EBIT तो दिया ही नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में आपको EBIT नहीं दिया है तो x ले लो, 100 ले लो। अब दिया ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि EAT दिया हो, EAT की मदद से निकाल लिया हो, कुछ भी नहीं दिया है। ऐसे क्वेश्चन में आप देखो, ये क्वेश्चन में आपको अजम्पशन कब लेना पड़ेगा? इस क्वेश्चन में बेटा ये भी आपको परसेंटेज में दे रखा है 1/3, ये भी परसेंटेज में दे रखा है, ये भी परसेंटेज में दे रखा है, ये भी परसेंटेज में दे रखा है, कुछ भी जब एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं दे रखा है तो आपको अज्यूम करना ही पड़ेगा, और ये मेरे को करना ही पड़ेगा। तो आप बोलेंगे लेट EBIT इज इक्वल्स टू, कितना मानना चाहते हो आप EBIT को? 100। लेट EBIT इज इक्वल्स टू 100। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू EAT 100 माइनस 0 into 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय 16%। 16 से 625। बेटा क्या मैं ऐसे कह सकता हूं वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म? स्टेप 3, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म? कैसे? एज पर एनओआई अप्रोच। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म? बोल रहा। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं 625 इज इक्वल्स टू, ओ माय द गॉड्स द लवली जीसस, 1/3 625। बाल लिमिटेड, बेटा बाल लिमिटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज बेटा इसका केई कितना है? इसका केई है, तो आप बोलेंगे लेट EBIT। स्टेप नंबर 2, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू EAT 100 माइनस 0 into 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय 16%। 16 से 625। बेटा क्या मैं ऐसे कह सकता हूं वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म? स्टेप 3, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म? कैसे? एज पर एनओआई अप्रोच। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म? बोल रहा। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं 625 इज इक्वल्स टू, ओ माय द गॉड्स द लवली जीसस, 1/3 625 प्लस 2/3 625। अरे ये क्या कर दिया सर? अरे सज्जनों, अरे समझ में आया क्या? उन्होंने बोला भैया बैट लिमिटेड 1/3 है, बैट लिमिटेड में डेट 1/3 है तो इक्विटी 2/3 हो गया। बताइए। तो बेटा क्या मैं ऐसे कह सकता हूं वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू 416.67। लास्ट है बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू EAT। बताइए ये कितना है? 416.67। ये पता नहीं है बेटा। EAT कैसे निकलता है? आपको लेना है EBIT माइनस इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट कितना आएगा सर? इंटरेस्ट आएगा डेट के ऊपर 10%। डेट कितना है आपका? डेट अरे 10 नहीं रे, 625 into 1/3 इतना डेट है, उसका 10%। 625 डिवाइडेड बाय 3 into 10%। वो क्या बोल रहे थे? को ज्यादा पता है? हाँ? मेरी बात नहीं समझती तेरे को, उसकी बातें समझ रही है। 79.16 डिवाइडेड बाय 416.67 into 100। 20.83। चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा। श्रेयांश मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, मत कर मत कर, पर पता है श्रेयांश ने क्या बोला? चरस गांजा मेरे को। किधर से लाए 20.83? चरस चाटने की आदत बंद करो बेटा। अरे डेट का इंटरेस्ट। अच्छा फिर चरस गांजा मेरे को क्या होगा? 625 डिवाइडेड बाय 3 into 10%। 625 डिवाइडेड बाय 3 into 10। हां दुन, बस हो गया। एक निकालना था आपको, है कि नहीं? इजी। सुन, दादी दुन रही है सर, दादी जी को नहीं बेटा, ये उम्र में नहीं। एकनाथ शिंदे टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट्स क्लेम टू फॉर्म गवर्नमेंट। ओ माय द लवली जीसस। ओ माय द लवली जीसस। देखो 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 बेटा, जिसका नाम नहीं था वो बन गया। अब सुनिए बेटा, महाराष्ट्र के अंदर आपको पता है, महाराष्ट्र के अंदर विठ्ठल रुक्मिणी जी का मंदिर है पंढरपुर में। पिछले कई सैकड़ों सालों से पंढरपुर में ना किसान लोग पैदल जाते हैं, 600 700 1000 किलोमीटर पैदल जाते हैं, चाहे उनकी उम्र 60 साल हो 70 साल हो, जाते हैं। 15 साल से लेकर 70 साल तक के 80 साल के लोग पैदल जाते हैं बेटा, पैदल जाते हैं, पूरा बारिश में जाते हैं। और वो मैनेजमेंट बेटा ऐसा है कि दुनिया में प्रलय भी आ जाए ना, वो मैनेजमेंट बराबर चलता है। आज से 1 साल पहले जिस समय जो आदमी जहां पर था, इस साल भी वही आदमी वहीं पर उसी दिन उसी समय मिलता है।
ठीक है, ये ऐसा बना है। तो लेट्स से ये पंढरपुर है बेटा, 3 जगह से वो वारकरी लोग आते हैं, ऐसा अभी मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, वो आते हैं। और जब वो आते हैं ना बेटा, तो पूरा का पूरा शहर, वो गांव की इकोनॉमी बहुत फ्लरिश हो जाती है, क्योंकि वो आते हैं, खाते पीते हैं लोग, तुम्हारे मेरे जैसे लोग बहुत दान करते हैं वहाँ पे। तो उसमें क्या होता है, एकादशी आने वाला है अभी, हाँ, तो ये होता है, ये जाएंगे पैदल बेटा, बाद में सबके लिए ट्रैक्टर और ट्रॉली रहेगी, बाद में सब गाड़ियों से घर जाएंगे। तो ये सारे लोग इकट्ठा कहाँ पर होने वाले, सारे लोग इकट्ठा होने वाले पंढरपुर में। अब पंढरपुर की बात क्या है बेटा, यहाँ पर जो एकादशी आती है, ये सब जाने के बाद किसानी अपनी चालू करेंगे। अभी किसी भी किसान ने कुछ हार्वेस्ट नहीं करा, मतलब कुछ बोया भी नहीं, अब तक कोई नहीं करता, पहले जाएगा और फिर उसके बाद करेंगे। तो बेटा यहाँ पे ऐसा रिचुअल है कि महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है वो एकादशी के दिन 4 बजे की सुबह आरती करते हैं, 4 बजे की आरती सुबह सुबह करते हैं। ठीक है, उद्धव ठाकरे जी ने शपथ ली थी बेटा एज अ चीफ मिनिस्टर, और उस साल क्या हो गया, कोविड आ गया, और पिछले साल ये डिंडी अलाउ करी नहीं थी। तो आइडियली इस बार 3 या 4 तारीख को वो पहली बार, मुख्यमंत्री का हक रहता है 5 साल में 5 बार करने का, तो इस बार वो करने वाले थे, वो भी नहीं मिला। तो ये काफी प्रिविलेज माना जाता है बेटा। तो वहां पे कैसा रहता है, जो किसान सबसे पहले वहां पे पहुंचता है वो, और जो मुख्यमंत्री है वो मिलकर आरती करते हैं, और उस किसान को बेटा जीवन भर एक फ्री पास मिलता है, जिसके थ्रू वो कोई भी बस में फ्री में ट्रैवल कर सकता है। खैर वो किसान को तो मिल जाएगा, और इनको नहीं मिल पाएगा। आप देखते हैं, समझ में आ गया। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद अस। और ये जो यात्रा रहती है इसको बोलते हैं दिंडी, आप सर्च करिएगा, मजा आ जाएगा आपको। एक एकनाथ जी की यात्रा आती है, एक तुकाराम जी की आती है, और एक ज्ञानेश्वर जी की आती है। 3 संत हो चुके महाराष्ट्र के। दिंडी बोलते हैं ना उसको, दिंडी हमारी, चलो ठीक है, हिंदी में शायद दिंडी बोलते होंगे। खैर चलिए, समझ में आया आपको, ओके बेटा। तो बेटा ये कितना सिंपल सा अप्रोच है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल के अंदर एमएम अप्रोच को विथ टैक्स लगा देंगे। पंढरपुर वारी, और वारी is a yatra to Pandharpur, Maharashtra to honor Vithoba. It includes carrying the Paduka or Sant in Palki, the most notably Jnaneshwar and Tukaram, from the respective shrines to the Pandharpur. Many pilgrims join the procession on foot. All of them join on foot. Yes, समझ गया मैं, इतनी इंग्लिश लिख नहीं पाएगा, इतनी इंग्लिश मैं नहीं लिख सकता, तो ये गूगल से उठाया हुआ था, समझ गया था मैं। थैंक यू। चलिए एमएम अप्रोच विथ टैक्स। बेटा एक काम करिए, जो वो 7 स्टेप थे ना, मेरे साथ एक बार 7 स्टेप लिखोगे क्या? आर यू गोइंग टू राइट दो 7 स्टेप विथ मी? हाँ सर बिल्कुल। पहला स्टेप क्या था बेटा, फाइंड ईबीआईटी, फाइंड करेंगे ईबीआईटी। वो स्टेप वहां भी सेम था विदाउट टैक्स में, यहां भी सेम है, ईबीआईटी थोड़ी बदल जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी। बेटा कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी, कैसे निकालते हैं, EAT डिवाइडेड बाय KEU। अरे यस और नो, क्या यही स्टेप थी? यहां पर भी यही स्टेप रहेगी सर, कोई अंतर नहीं, ऑटोमेटिकली डिफरेंस आ जाएगा। कैसे बेटा, आप EAT कैसे निकालते थे, EBIT माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स करते थे, विदाउट टैक्स में इसको 0 लेते थे, विद टैक्स में टैक्स का अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, आप समझ लो बोले बेटा, ऑटोमेटिकली सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। मैंने फॉर्मूले में स्टार्टिंग से EAT लिखा हुआ है, स्टार्टिंग से EAT लिखा हुआ है, अगर टैक्स नहीं तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, और टैक्स है तो अमाउंट आ जाएगा। अरे समझ रहे हो क्या? जैसे यहां पर देखिए, यहां पर मैंने 1 माइनस 0 लिया, अगर टैक्स 40% होता तो मैंने 0.4 ले लिया होता, बराबर है कि नहीं? चलो ये स्टेप तो सेम है। तीसरा स्टेप क्या है बेटा, फिर हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड कंपनी। ये स्टेप में कोई बदलाव है क्या? वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी, कोई बदलाव नहीं। स्टेप नंबर 4, वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी। यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं है, प्लस टैक्स बेनिफिट। ऐसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी प्लस टैक्स बेनिफिट। यहां पर एक डिफरेंस है। और बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड कंपनी। ये स्टेप में कोई बदलाव है क्या? वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी, कोई बदलाव नहीं। स्टेप नंबर 4, वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी। यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं है, प्लस टैक्स बेनिफिट। ऐसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी प्लस टैक्स बेनिफिट। यहां पर एक डिफरेंस है। और बेटा टैक्स बेनिफिट कैसे निकलेगा? टैक्स बेनिफिट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ डेट इनटू टैक्स रेट। सुनो बेटा, ये स्टेप समझो अच्छे से, खुद के मन को पूरा संतुष्ट करेंगे अपन। बेटा स्टेप 1 2 3 सेम है, 4 के अलावा 6 7 सॉरी 5 6 7 भी सेम है। पहले की 3 और बाद की 3 सेम है, सिर्फ ये स्टेप अलग है। ये स्टेप क्या बोलती है भैया, गियर्ड कंपनी है, इसमें डेट है, डेट में होता है इंटरेस्ट, और आपको इंटरेस्ट का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट में मिलेगा टैक्स बेनिफिट। तो भैया जो गियर्ड फर्म की वैल्यू है वो अनगियर्ड की फर्म की वैल्यू के बराबर तो है, लेकिन टैक्स बेनिफिट भी ऐड होगा उसमें। और टैक्स बेनिफिट कैसे निकालते हैं? अमाउंट ऑफ डेट इनटू टैक्स रेट। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्जैक्टली है क्या। आपके मन में डाउट है, मुझे मालूम है क्या डाउट है आपके मन में। बेटा मान लेते हैं वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी 100 आ गया है,
समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली है, लेकिन टैक्स बेनिफिट भी ऐड होगा उसमें। और टैक्स बेनिफिट कैसे निकालते हैं? अमाउंट ऑफ डेट इनटू टैक्स रेट। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। आपके मन में डाउट है, मुझे मालूम है क्या डाउट आपके मन में। बेटा मान लेते हैं वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी 100 आ गया है। ठीक है, मेरी कंपनी में जो डेट है वो है बेटा 50 रुपए का। इंटरेस्ट लगता है 10% के हिसाब से। इंटरेस्ट कितने के हिसाब से लगता है बेटा? 10% के हिसाब से लगता है। ओके, और टैक्स रेट इज इक्वल टू 40%। तो ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ गियर्ड फॉर्म कैसे निकलेगा? पहले तो वैल्यू ऑफ अनगियर्ड फॉर्म ले लो प्लस टैक्स बेनिफिट। वैल्यू ऑफ अनगियर्ड फॉर्म कितना? 100 है। टैक्स बेनिफिट कैसे निकलता है? टैक्स बेनिफिट निकलेगा अमाउंट ऑफ डेट इनटू टैक्स रेट। आप देखो, इट इज गोइंग टू बी 120। बेटा मैंने अमाउंट ऑफ डेट बोला, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोला। मैं समझ गया आपके मन में क्या डाउट आएगी। मैंने आपको पहले बोला था, मुझे पता है आपको क्या डाउट आने वाले। आप बोलेंगे सर हमें जो बेनिफिट मिलता है वो तो इंटरेस्ट पर मिलता है, डेट के अमाउंट पर थोड़ी मिलता है। अरे सर हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो तो इंटरेस्ट पर मिलेगा, डेट के अमाउंट पर थोड़ी मिलेगा। बोलो हाँ। आपने तो सर अमाउंट ऑफ डेट इनटू टैक्स रेट करके 20 रुपए निकाल लिया। क्या मैंने इसका आंसर 20 रुपए निकाला? आइडियली तुम लोग बोल रहे हो सर अमाउंट ऑफ डेट पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, हमें तो बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट पे। अच्छा बताओ इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है? 5 रुपए। इसके ऊपर 40% बेनिफिट मिलेगा, मतलब कितने रुपए का मिलेगा बेटा? 2 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। बेटा 2 रुपए का बेनिफिट इस साल मिलेगा, अगले साल मिलेगा, उसके बाद भी 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 मिलेगा। अरे सर ये कब तक चलेगी कहानी? ये कहानी चलेगी इंफिनिटी तक। तो भैया कल शाम तक हमें बस उसके बाद भी मिलेगा, उसके बाद भी मिलेगा बोलना पड़ेगा। अरे कोई तरीका बताओ सर इसकी वैल्यू निकालने की। तरीका है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एन्युटी इज ए बाय आई। ओप्स, तो ये बात है। नहीं रीपे नहीं हो रहा है, वो रीपे नहीं, परपेचुअल डेट है। ओज, तो सर हम पहले इंटरेस्ट निकालें, उसका फिर सर टैक्स रेट से मल्टीप्लिकेशन करें और उसके बाद डिवाइड करें। अरे इतने सारे काम करने से बेटर है सर अमाउंट ऑफ डेट इनटू टैक्स रेट कर लेते हैं, आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। समझे क्या बात? एक ही है। तो है वो वही, इंटरेस्ट पे ऊपर ही बेनिफिट मिल रहा है पर देखने पर कुछ और लग रहा है। समझे क्या? तो यहां पर बदलाव आ गया, मजा आ गया सर। स्टेप नंबर 5, अब मैं बोलूंगा वही बेटा, वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट ऑफ गियर्ड कंपनी प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी, which is nothing but value of geared company is equals to value of debt plus value of equity of geared company. अगला, value of equity of geared company into cost of equity of geared company is equals to EAT. Value of equity of geared company into cost of equity of geared company is gear of geared company into cost value of equity of geared company into cost of equity of geared company is equals to EAT. Into cost of equity of geared company is equals to EAT. Value of equity of geared company into cost of equity of geared company is equals to EAT. बेटा पहले EAT to EAT. Value of equity of geared company, cost of equity of geared company into cost of equity of geared company is equals to EAT. Value of equity of geared company into cost of equity of geared company is equals to EAT. बेटा is equals to EAT. Value of equity of geared company into cost of equity of geared company is equals to EAT. Geared company is equals to EAT. Value of equity of geared company into cost of equity of geared company is equals to EAT. बेटा पहले EAT अगर विदाउट टैक्स था तो 1 माइनस 0 करते थे, अभी 1 माइनस टैक्स करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा। लिखने के लिए समय दे दूंगा, ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा बेटा। यहां से आपको केईजी आ जाएगा। लास्ट बेटा WHCC निकालेंगे। WHCC कैसे निकलता है सर? वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट। ठीक है, एक चीज याद रखना, पहले यहां पर अमाउंट ऑफ सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ डेट सेम हो जाता था। क्यों? क्योंकि टैक्स नहीं था। यहां पर कॉस्ट ऑफ डेट लेना है आपने। आई रिपीट बेटा, विदाउट टैक्स अप्रोच के अंदर इंटरेस्ट का परसेंटेज और कॉस्ट ऑफ डेट सेम होता था, यहां पर अलग आएगा क्योंकि टैक्स अप्रोच है। तो मुझे केवल 2 जगह चेंज देखने को मिल रहे हैं, 3 जगह। पहला चेंज यहां पर देखने को मिलेगा, टैक्स इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। दूसरा चेंज ये रहेगा जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और तीसरा चेंज ये रहेगा, बाकी सब सेम टू सेम। सेम यहां पर उसके लिए भी निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड कंपनी इनटू वेट ऑफ इक्विटी। चलिए, सेटिस्फाई योरसेल्फ विद द एक्सप्लेनेशन। क्या
VEG बोला है बेटा, ये गियर्ड बोला है, अनगियर्ड थोड़ी बोला है। वैल्यू ऑफ क्या लिख रहा है भाई? भाई तू कर क्या रहा है? टैक्स बेनिफिट स्टेप नंबर 4 में है। स्टेप नंबर 4 में बोला मैंने गियर्ड कंपनी की वैल्यू अनगियर्ड कंपनी में टैक्स बेनिफिट ऐड करना है। तू कर क्या रहा है? भाई पढ़ता नहीं, पढ़ भाई पढ़, इसमें घबरा जाता हूँ। गियर्ड अनलीवर्ड के प्लेस पे फर्म, हाँ लिख सकते हो बेटा, हाँ लिख सकते हो, ए और बी लिख सकते हो, फर्म में फर्म भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। तो सुंदर हैंडराइटिंग है मेरी बेटा, लड़कियां मरती थी मेरी हैंडराइटिंग को देख के, लड़की लड़की का चक्कर। अभी हम वापस से क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे और उसमें विद टैक्स अप्रोच डालेंगे। मत पढ़ अमन, मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, मेरी तो उम्र है, तुम मत पढ़ो। आती होंगी कि लड़के उनसे नोट्स मांगे। इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? 2160 के वीजी है क्या सर? कौन से क्वेश्चन का? उसका 3 पसंद है इसलिए कॉपी भी। आदर्श बेटा बाकी बच्चे बता देता हूँ मैं, अमन, संयम, विजय, ये आदर्श अब अपना नहीं रहा बेटा, आदर्श अपना नहीं रहा, ये लड़कियों का साइड जा चुका है बेटा। बाम्बुल की दुआएं लेके जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, ये गया बेटा, अभी अपना नहीं रहा। चल रहे भाई, जाने हो गया बेटा, सब खत्म। चलो भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कोई नहीं आएगा आपके पास, ये पुण्य मत आ, वैसे भी तू लड़कियों का साइड ले चुका है, तूने ब्रो कोड तोड़ दिया बेटा, सारे के सारे ब्रो कोड तोड़ चुका है तू, वो बदल गया। हाय जनाब, की हालचाल? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 अगेन, दोबारा क्वेश्चन नंबर 18 वापस से पढ़ेंगे बेटा, सब कुछ सेम है। द फॉलोइंग डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टू कंपनी विद सेम रिस्क क्लास, दो कंपनी ए एंड बी, 18 लाख का ईबीआईटी, कंपनी लिवर्ड कंपनी, कंपनी बी अनलिवर्ड कंपनी, 18% कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सेम चीज निकालना है, टैक्स रेट 40%, एमएम अप्रोच। चलिए बेटा बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मैकेनिकली हमसे सॉल्व हो जाता है बेटा। क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है, मैकेनिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या हमसे। सबसे पहले ईबीआईटी इज इक्वल टू ये 3 लाख बेटा, ईबीआईटी इज इक्वल टू 18 लाख, यस। कौन सी कंपनी से स्टार्ट करेंगे? विल स्टार्ट विद कंपनी बी, तो लिखिए वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनी बी। आप अनलिवर्ड की जगह कंपनी का नाम लिख सकते हैं क्या? लो मैंने नाम लिख दिया, कैसे निकलेगा बेटा? वो निकलेगा EAT डिवाइडेड बाय KE ऑफ अनलिवर्ड कंपनी, 18 लाख माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स। देखो पहला डिफरेंस आ गया, टैक्स अपने आ गया इसमें, डिवाइडेड बाय 18%। इज दिस गोइंग टू बी 16 लाख? 60 लाख 60 लाख। अरे तुम मेरे साथ कर रहे हो या मेरा चेहरा देख रहे हो बेटा? अगर मेरा चेहरा देख रहे हो तो फिर मैं ऐसे कैमरे की तरफ ही देखता बैठूं, हाँ ना। स्टेप 2 तो सेम ही है बेटा, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी, दैट इज 60 लाख। स्टेप 3 भी सेम ही था। स्टेप 4 में बदलाव है बेटा, स्टेप 4 पहली बार कर रहे हैं इसलिए ध्यान देना। वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी प्लस टैक्स बेनिफिट इज इक्वल टू 60 लाख प्लस टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट कैसे निकालते हैं? अमाउंट ऑफ डेट लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो टैक्स रेट से, ये हो जाएगा 21,60,000। ये सब मैंने ऐसे ही किया था, वो याद था इसका आंसर, यहाँ पे डिफरेंस था। चीटिंग मतलब याद रखना भी चीटिंग है क्या बेटा? तेरी पत्नी होते हुए तू तेरी गर्लफ्रेंड को याद रखी, ये चीटिंग है, ठीक है? ऐसे मेरे को आंसर याद हो जाएगा, थोड़ी चीटिंग है, कुछ भी कर सकते। अरे यार बोलने तो दो यार, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल टू अलग लेवल। अब भैया कभी घमंड नहीं किया, ऐसा अपने आप हो जाता है मुझसे, तो कभी घमंड नहीं किया मैंने। टैलेंट बहुत है, सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा है बस। लो तुम्हारे वेज की वैल्यू आ गई बेटा, वेज की वैल्यू आ गई, वेज नहीं रहे, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी 27,60,000। सही बात है, ये सब आप बचपन में करते थे ना, आज में नहीं। ये हो गया स्टेप बेटा, अगला स्टेप, ये कितने स्टेप हो गए? 5। छठा स्टेप, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू अर्निंग आफ्टर टैक्स। सो 21,60,000 इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स। मेरे को जहां तक याद है बेटा, इसका भी वैल्यू 25.04% ही आता है, याद है बस। लास्ट स्टेप बेटा, WACC निकालना है, WACC ऑफ अनलिवर्ड कंपनी
इज इक्वल्स टू 18% इंटू 100%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू वेट ऑफ इक्विटी 18%। और अगर मेरे को लिवर्ड कंपनी की वैल्यू निकालनी है तो मैं करूंगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी इंटू वेट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिया 25.04%। बेटा वेट कितना, इस बार वेट देखना। टोटल मेरा कंपनी की वैल्यू है 81.6, जिसमें से 27.6 ये है। और डेट के केस में जो बच्चे गलती करते हैं वो ये गलती कर बैठते हैं बेटा, वो 12 ले लेते हैं, जबकि आपको 12 इंटू 1 माइनस टैक्स लेना है। समझे, ये गलती कर देता है बच्चा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आंसर बता देना। बहुत बढ़िया बेटा, घमंड नहीं किया तूने, अच्छी बात। अभी बात पीसी सर की आई है इसलिए मैंने बोला नहीं कुछ, कोई और होता तो फिर मजा आ जाता। कर और किसी नई चीज पर घमंड कर कर। बट ऐसी चीजों में घमंड होना चाहिए। एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था इसके अंदर का। ठीक है, डन 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 हो गया। चलिए शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5.20, क्वेश्चन नंबर 5.20। मुझे लगता है आप लोग रफ रफ क्वेश्चन को निपटा दोगे। और देयर आर टू फर्म पी एंड क्यू व्हिच आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट पी डज नॉट यूज एनी डेट। तो बेटा पी क्या हो गया? पी हो गया अनलिवर्ड और क्यू क्या हो गया? लिवर्ड। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ क्यू लिमिटेड इज 8 लाख रुपीस 9% डिबेंचर। बोथ फर्म आर हैविंग ईबीआईटी 2,60,000 एंड कैपिटलाइजेशन रेट 10%। बेटा ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपको? कैपिटलाइजेशन रेट 10% दे रखा है। और थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, आप लोगों को WACC 10% दे रखा है। बेटा एक बात का ध्यान रखना, अगर फर्म अनलिवर्ड है, फर्म अनलिवर्ड है, तो अगर फर्म अनलिवर्ड है तो उसके अंदर डेट है ही नहीं, मतलब पूरा का पूरा इक्विटी ही है। तो बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ, उसका केई और केओ सेम आएगा क्या? उसका केई और केओ सेम आएगा? बेटा देखना, अगर मेरी कंपनी के अंदर केई है 12% और वो 100% इक्विटी फर्म है, तो भैया वेट ऑफ इक्विटी कितना हो गया? 100%। डेट तो है ही नहीं, तो बेटा क्या केई बोलो या केओ बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ इसे आपको केई की तरह इस्तेमाल करना है बेटा, इसका इस्तेमाल आप केई की तरह करोगे। टैक्स रेट 30% है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दीस फर्म, आपको दोनों फर्म की वैल्यू निकालनी है। स्टेप नंबर 4 पे रुक जाना है बेटा। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, स्टेप नंबर 4 पे रुकने के लिए बोल रहे हैं, आपको से दोनों फर्म की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं, जो कि आप रोकली भी कर सकते हो। सर कैसे रोकली करेंगे? अरे बहुत सिंपल बेटा। चलिए सबसे पहले ईबीआईटी निकालना रहता है 2,60,000, वो तो आप निकाल लोगे ईबीआईटी। फिर बेटा आप लोगों को अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू निकालनी है, तो आप इक्विटी की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकलेगा? ईएटी ईबीआईटी माइनस 0 इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय 10%। कितना हो जाएगा? 18,20,000। 18,20,000 बेटा अनलिवर्ड फर्म की इक्विटी की वैल्यू, और मैं इसे वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म बोल दूंगा। नेक्स्ट स्टेप बोलता है वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। और टैक्स बेनिफिट कैसे निकलता है? अमाउंट ऑफ डेट पेड टैक्स रेट मल्टीप्लाई कर तो 2,40,000 20,60,000 झाले हो गया। करो सो, सिर्फ 4 स्टेप तक आपको सॉल्व करना है। क्या उसका क्या करोगे मेरे को बताओ, क्या करोगे बेटा? अमन अमन क्या हो गया बेटा? वो तो नेक्स्ट स्टेप में यूज होने वाली चीज है ना, तुमको तो सिर्फ यहीं तक जितना पूछा है वो करना है तुमको। यहाँ तक के स्टेप निकालने के लिए बोले, कहाँ पे डालेगा इंटरेस्ट में को बता। अमन का एक ट्रेंड है, पहले मुझसे कुछ पूछता है, फिर मैं उसे बताता हूँ, फिर बोलता है ओ हाँ ये ऐसे ही चलते रहे। अनलिवर्ड फॉर्म में तो जबरदस्ती इंटरेस्ट नहीं डाल देगा ना, बोले सर कहीं इंटरेस्ट डालने का मौका ही नहीं मिला तो यहीं पे डाल देते हैं। कितना? 18,20,000 है। इज इट 18,20,000? तो ये भी 18,20,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,20,000
हो गया ये क्वेश्चन। आजकल रोशन के साथ कुछ गलत हो ही नहीं रहा है ना, मतलब ही आदमी है, उसके साथ जब गलत होता है तभी वो दूसरों का सब पूछता है। चलिए मैं वही लिख रहा था, अब तक आपने बोल दिया, छोड़ बेटा, खत्म कर, तेल डाल, मिट्टी डाल। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं बेटा। मार्क दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। सर उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है ना, देखो लिखने की तो जरूरत है नहीं, आपको लिखना है ताकि आपको एग्जाम तक याद रहे तो लिखो, बाकी उसका कोई मार्क्स है नहीं। क्वेश्चन आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 इज रियली अमेजिंग क्वेश्चन। व्हाई बिकॉज क्वेश्चन नंबर 21 में बेटा आपको एनआई और एनओआई अप्रोच दोनों लगाने की जरूरत है। एनआई अप्रोच कैसे लगाते हो बेटा, अगर आपको सेम इंफॉर्मेशन दे रखी है, एनआई निकालने के लिए बोला है, एनओआई निकालने के लिए बोला है, तो एनआई में वो एनआई और एनओआई अप्रोच दोनों लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 इज रियली ताकि आपको एग्जाम तक याद रहे तो लिखो, बाकी उसका कोई मार्क्स है नहीं। क्वेश्चन आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 इज रियली अमेजिंग क्वेश्चन। व्हाई बिकॉज क्वेश्चन नंबर 21 में बेटा आपको एनआई और एनओआई अप्रोच दोनों लगाने की जरूरत है। एनआई अप्रोच कैसे लगाते हो बेटा, अगर आपको सेम इंफॉर्मेशन दे रखी है, एनआई निकालने के लिए बोला है, एनओआई निकालने के लिए बोला है, तो एनआई में वो 4 फॉर्मूले चिपक के लगा दो, और एनओआई में क्या करोगे बेटा, एनओआई में पूरा एमएम मारेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। मार्क दिस क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट। कंपनी P and Q are identical in all respect, including risk class, risk factor, except for debt equity. कंपनी P having issued 10% डिबेंचर ऑफ 18 लाख। तो भैया अब तक की दी गई जानकारी में कंपनी P एक लिवर्ड कंपनी है जिसमें 18 लाख का डेट है, while कंपनी Q is unlivered. Both the company earn 20% before interest and tax on their total asset of 30 लाख। तो बेटा कंपनी कितना अर्न करती है, कंपनी 30 लाख पे 20% यानी EBIT 6 लाख का अर्न करती है। ठीक है भैया, मेरे को देखते हैं क्या क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं। Assuming tax rate 50% and capitalization rate of 15% for all equity firm। बेटा क्या बोलने की कोशिश करें, टैक्स रेट तो 50% है, कैपिटलाइजेशन रेट यानी कॉस्ट और 15% फ्रॉम ऑल इक्विटी कंपनी। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं ये अनलिवर्ड फर्म का केई दे रखा है? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं ये उस फर्म का केओ भी रहेगा? द कैपिटलाइजेशन रेट फ्रॉम ऑल इक्विटी कंपनी, बेटा ये अनलिवर्ड कंपनी का केई केओ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ कंपनी यूजिंग एनआई अप्रोच एंड एनओआई अप्रोच। बेटा देखो क्वेश्चन में तुमको क्या क्या बोला है, एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच लगाना है, तो भैया ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग लगाया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एकदम विंडो भिंडार जैसे काम करने का। एनआई अप्रोच लगाना, 4 फॉर्मूले चिपक के लगा दूंगा दोनों कंपनी के लिए, बात खत्म सर। चलिए लगा ले फॉर्मूलास। ठीक है, तो पहले भैया क्वेश्चन नंबर 5.21। अब दोनों कंपनी के लिए निकालना है, पहले मैं एक कंपनी के लिए निकाल लेता हूं, फिर दूसरी कंपनी के लिए आप निकाल लेना। एनआई अप्रोच पहले किसके लिए निकालें हम, कोई कंपनी के लिए निकाल, वैसे तो दोनों के लिए निकालना है। कंपनी पी के लिए निकालते हैं। पहला फॉर्मूला बताओ क्या है भैया, पहला फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू कूपन। वैल्यू ऑफ डेट कितना है बेटा, इस कंपनी में वैल्यू ऑफ डेट कितना है, 18 लाख। 10% इज इक्वल टू 1,80,000। तो ये पहला फॉर्मूला किया। दूसरा वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू ईएटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है क्या, नहीं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है क्या, देखना पड़ेगा। पहले ईएटी कितना है वो देख लेते हैं। ईएटी कैसे निकलेगा बेटा, ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी है सर 30 लाख का 20%, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स। ठीक है, कितना आ रहा है, 6 लाख, 4 लाख 20,000, 2 लाख 10,000। पता नहीं आपने क्या परसेंटेज निकाल लिया, पर बेटा 2 लाख 10,000 अमाउंट आ रहा है। आओ देखते हैं, यहां तक हुआ क्लियर बेटा, 4 से 2 ही लगे। अब सवाल यह है कि के ई कितना है बेटा, अनलिवर्ड फर्म का के ई तो 15% दे रखा है। ठीक है, लिवर्ड फर्म का कितना है, वो भी 15 ही है इस क्वेश्चन में। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, पर यहां पर इन्होंने मान लिया है इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपके पास और कोई तरीका ही नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरी बुक में भी तब से लिखा हुआ है, तो ये वाले क्वेश्चन में यहां पे लिख रखा है मैं जानता हूं बेटा ये क्वेश्चन के अंदर काफी गलतियां हैं। बच्चे बोलेंगे सर एनआई अप्रोच में अपना अजम्पशन लिखवाया था, टैक्स नहीं लिखना, लेकिन मैंने आपका फॉर्मूला ही तब ईएटी लिखवाया था। अगर मुझे पता होता कि मतलब ऐसा होता कि इंस्टीट्यूट कभी भी आपसे टैक्स का नहीं पूछे तो मैंने ईबीटी लिखवाया था फॉर्मूला, पर मुझे पता है इंस्टीट्यूट ऐसे घिनौनी चाल आपके साथ करेगी, दैट्स व्हाई ईएटी ही लिखता हूं मैं हमेशा। आई नो अब्सर्डिटी है बेटा, यहां पे देयर इज अब्सर्डिटी, आई नो, समझ रहे हो? तो टैक्स तो आइडियली आना नहीं चाहिए था, है खैर। तो भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 15%, मैं अजम्पशन लिखूंगा कि भैया ये मैंने मान लिया है कि ये अनलिवर्ड फर्म जितना ही है। एफएम में अब्सर्डिटी इसलिए है, आप एक बार सोचो बेटा, एफएम इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस सब्जेक्ट इज अबाउट मैनेजमेंट, और जहां मैनेजमेंट आएगा वहां पे ओपिनियन होगा, एंड व्हेन देयर इज ओपिनियन वो स्टैंडर्ड से कॉन्ट्राडिक्ट करता है और हमें लगता है अब्सर्डिटी आएगा। बट इन केस ऑफ कॉस्टिंग वो मियरली रिकॉर्डिंग है बेटा। बट सर अगर ईएटी दिया रहेगा तो उसको अपन बिफोर टैक्स क्यों करना है बेटा, जब टैक्स दे रखा है, मैं आपको बोल रहा हूं ना सब कुछ आफ्टर टैक्स। भले क्वेश्चन में टैक्स नहीं भी बोलते हैं तो आप 0 लिख दो टैक्स, क्वेश्चन में टैक्स बोला है तो डाल दो। आपको जो फॉर्मूला मैंने बना के दिए वो सारे के सारे पोस्ट टैक्स ही बना के दिए, सारे के सारे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली मैंने आपको पोस्ट टैक्स बना के दिए। कहीं भी मैंने आपको ऐसे नहीं बोला कि टैक्स मिलेगा तो ईबीटी लगाना। मैंने एमएम अप्रोच में बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स दोनों अप्रोच के अंदर बेटा आपको ईएटी लिखवा के दिया था, बिकॉज़ दैट इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो गया बेटा, वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया 14 लाख।
नाउ लास्ट है बेटा, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट कितना है? 18 लाख। वैल्यू ऑफ इक्विटी है 14 लाख। इज इट 32 लाख? अब यही सारी चीजें मैं दूसरी कंपनी के लिए करता हूं। ये कौन सा अप्रोच चालू है? एनआई अप्रोच ही चालू है। अब मैं कंपनी क्यू के लिए करता हूं। कंपनी क्यू के अंदर बेटा वैल्यू ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू कूपन। ये तो आने से रहा क्योंकि वो कंपनी अनलिवर्ड है, वहां पे तो ये आएगा नहीं, तो ये नहीं आएगा। दूसरा, वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ईएटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 15% इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। प्लीज सेटिस्फाई योरसेल्फ। यहाँ पर एक ही अजम्पशन है जो कि गलत है। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने मेड अप अजम्पशन लिया है, मैंने खुद यहाँ पे लिख कर रखा है ए अंडर एनआई इज कांस्टेंट 15%। ये अजम्पशन है, और ये अजम्पशन मुझे कैसे पता चला? अब बस मैं टीचर हूं इसलिए मुझे पता चला। अच्छा ऐसे जवाब क्या सर? अब यही है, यही रीजन है, मैं टीचर हूं इसलिए मुझे पता है, अदरवाइज थोड़ी पता चलेगा आपको। ठीक है सर, उल्टा जवाब दिया। अरे उल्टा जवाब नहीं दिया, जाओ कौन है या तो मैं नाचू क्या? नहीं आता। चलिए बेटा समझ गए क्या? मैंने ना क्वेश्चन में कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। एनआई अप्रोच बोला, 4 फॉर्मूला चिपक के लगाने की कोशिश करी, फर्म की वैल्यू निकाल दी, आगे बेटा चारों लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं निकालूंगा बेटा एनओआई अप्रोच, मैं निकालूंगा एनओआई अप्रोच के हिसाब से, दैट इज यूज करी, फर्म की वैल्यू निकाल दी, आगे बेटा चारों लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब 4 फॉर्मूला चिपक के लगाने की कोशिश करी, फर्म की वैल्यू निकाल दी, आगे बेटा चारों लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं निकालूंगा बेटा एनओआई अप्रोच, मैं निकालूंगा एनओआई अप्रोच के हिसाब से, दैट इज एमएम अप्रोच के हिसाब से। बहुत सिंपल है बेटा। कौन सा मॉडल लगाओगे? विद टैक्स लगाओगे, विदाउट टैक्स लगाओगे? सर विद टैक्स लगाएंगे। सबसे पहले ईबीआईटी ढूंढ के निकालेंगे। क्या ढूंढ के निकालना है? आ गया सर 6 लाख। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ क्यू कंपनी, क्यू लिख दिया बेटा इस बार, क्यू कंपनी कैसे निकलेगा? ईएटी दैट इज 6 लाख माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय केई ऑफ क्यू लिमिटेड, 20 लाख हो जाएगा बेटा। अब मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ क्यू लिमिटेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्यू लिमिटेड। नेक्स्ट स्टेप, वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी, गियर्ड कंपनी का नाम क्या है? पी लिमिटेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्यू लिमिटेड प्लस टैक्स बेनिफिट इज इक्वल टू 20 लाख प्लस टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट कैसे निकलेगा? 18 लाख पे टैक्स रेट लगा दो। देखो आपको आंसर दे दिए हैं, यहां पर भी मेरे को दिमाग लगाने की कुछ खास जरूरत पड़ी नहीं। और तुम्हें ये बात जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी, जो चीजें मैंने आपको बोला 4 फॉर्मूले चिपक के लगा दो और ये 7 स्टेप कर दो, ये मैंने बनाए हैं, मतलब इसको रिफाइन मैंने किया है। अदरवाइज आप दूसरे स्टूडेंट से कभी पूछना, दिस इज सपोज टू बी द डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक। मैं जब अपने इनिशियल डेज में टीचिंग करता, मतलब स्टार्टिंग में पढ़ाता था, मैं भी बस बोलता था बच्चों को ये स्टेप फॉलो करो, ये करो, वो करो, मेरे को भी नहीं आता था, बट ओवर द पीरियड में मैंने बनाया है। तो मैं तब लिखता था बेटा पूरे एफएम में सबसे टफ पार्ट ये है, बट सी टुडे, तो ओवर द पीरियड मैंने बना दी है ये चीज। अरे वो तो करने का, चलो हो गया क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 22। क्या तुम करना चाहते हो? अरे सच्ची? चलो कर लो। अरे यार ठीक है, मेरे को नहीं पता तुम इतना फोर्स करोगे। अब यार इतना फोर्स मत करो मुझे, चलो कर लो। फिर भी मैंने घमंड निकालो। क्वेश्चन 22, पीएनआर और पीएक्सआर लिमिटेड। नहीं चलो तब मैं मान गया, छोड़ो यार, छोड़ो कर लो। अरे क्या तो भैया याद रखोगे, एनआई अप्रोच आया तो क्या करोगे? एनआई अप्रोच आया ना सर, तो स्ट्रेट अवे 4 फॉर्मूले लगा के सब कुछ निकाल देंगे आंसर। यहां पर एक अजम्पशन लिख देना बस। हाँ 22 करना है आपको, लेकिन यहाँ पर एक अजम्पशन लिख दो, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन केई ऑफ गियर्ड कंपनी एंड केई ऑफ अनगियर्ड कंपनी इज इक्वल टू 15% अज्यूम्ड। अब यही इंस्टीट्यूट ने अज्यूम किया है बिना अजम्पशन लिखे। लाइंस कम हो गई उस चीज के चलते हुए, सीए कम हो गए मार्केट में। आगे बढ़ते हैं बेटा, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन इस चैप्टर का एक पार्ट है आर्बिट्राज। अब वो एग्जाम में आता नहीं है, आ ही नहीं रहा है, बहुत कोशिश करी कि कभी तो आए कभी तो आए, पिछले में 1 साल से चिल्लाया जा रहा हूं कि आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, नहीं आ रहा है। तो उसका क्या करा जाए? उसको प्लस क्लास में रखा जाए या यूट्यूब पर रखा जाए, वो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन कल हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी होगा, अगर आप प्लस में रखने को बोलोगे तो भी वो बाद में होगा, क्योंकि कल शेड्यूल में दिख रहा है आप लोगों का कैपिटल बजटिंग, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा बीच में एक दिन छुट्टी हो गई थी, आप जानते हैं, फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को 5-6 क्वेश्चन है ना, तो एक लेक्चर हम और रख लेंगे, अभी 3 तो हो ही जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए, खत्म करते हैं इसको।
हाँ, अब टेस्ट भी डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया। चलो पहले इतना करते हैं, टेस्ट डिक्लेयर करते हैं, आने वाले वेंसडे तक एक टेस्ट भी रख लेते हैं। पढ़िए, PNR Limited and PXR Limited are identical in all respect except the capital structure of NR Limited does not employ debt। तो भैया ये जो कंपनी है ये अनलीवर्ड कंपनी है। Whereas PXR Limited deployed 20 lakh 12% debenture। The following information is given: 30% tax, EBIT 5 लाख। सच घटिया क्वेश्चन इट इज। ढूंढ के देनी पड़ेगी आपको, क्लास ढूंढ दूंगा। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बेटा KEU बोल रहे 20% है। एमएम अप्रोच लगाना है, दोनों कंपनी की वैल्यू निकालनी है, WCC निकालना है दोनों कंपनी का। WCC ने लास्ट स्टेप तक आपको सॉल्व करना है विद टैक्स अप्रोच लगा के। करे बेटा। अच्छा देखते हैं। यहाँ तक तो कर लो। स्टेप 1 2 3 4 हो गया। बढ़िया आगे। स्टेप स्टेप यहाँ पे लगेगा 3,50,000 हो जाएगा। 3,50,000 ये सबने 8.4 बराबर लिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन करें फटाफट, फिर एक होमवर्क देता हूं और उसके बाद भारत लॉ के जितने भी क्वेश्चन बचेंगे इंक्लूडिंग आर्बिट्राज वो एक अलग लेक्चर में हो जाएगा। ये सबका हो गया तो प्लीज टेल मी। आगे बेटा इस मेथड पे होल्ड आ गया। आपसे एक सवाल पूछता हूँ बेटा, मेरी एक कंपनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है 20 लाख रुपए के, तो मेरी कंपनी लिवर्ड है अनलिवर्ड है? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है 20 लाख के, अनलिवर्ड कंपनी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि बेटा शेयर बायबैक कर लूं, मैं सोच रहा हूँ शेयर बायबैक कर लूं, लेकिन बायबैक के लिए पैसे नहीं है, तो मैं बोलता हूँ 5 लाख के शेयर बायबैक कर लेते हैं और बायबैक करने के लिए मैं डिवेंचर इशू कर देता हूँ। तो बेटा अब मेरी कंपनी क्या बन गई? लिवर्ड बन गई। तो अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेने वाला हूँ जिसमें एक ही कंपनी है जो पहले अनलिवर्ड थी बाद में लिवर्ड बन जाएगी। तो पहले कंपनी P और Q अलग अलग दिखती थी, अब आपको एक ही कंपनी सेम तरीके से सॉल्व करना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सेम सॉल्व करते जाओ, जितनी डिटेल दिया पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वेरी इजी क्वेश्चन। J Limited is all equity finance company with market value 25 लाख। तो बेटा ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, ये ऑल इक्विटी फाइनेंस मतलब अनलिवर्ड कंपनी है। अनलिवर्ड कंपनी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 लाख रुपए दे रखी है। बढ़िया बेटा, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड फर्म इज इक्वल टू 25 लाख? एक ही बात हुई ना। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेटा इसका KE भी दे रखा है मुझको, KE इज इक्वल टू 21%। तो भैया स्टेप 1 आ जाएगा, स्टेप 2 आ जाएगा, जो भी स्टेप चाहिए सब आ जाएंगे।
द कंपनी वांट टू बाय बैक द इक्विटी शेयर ऑफ 5 लाख, 15% डेट रेज करना चाहते हैं, टैक्स रेट इज 30%. आफ्टर कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग एंड अप्लाइंग एमए मॉडल, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ जे लिमिटेड. बेटा ये मार्केट वैल्यू बोल रहा है, कितना इजी है, आपको क्या लेना है, वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी प्लस टैक्स बेनिफिट लेना है. अब अनगियर्ड कंपनी और गियर्ड कंपनी अलग अलग नहीं है, एक ही कंपनी है, तो आपको बिफोर बायबैक समझना पड़ेगा अनगियर्ड है और आफ्टर बायबैक गियर्ड है. टैक्स बेनिफिट, बेटा डेट कितना का लेकर आ रहे हैं, 5 लाख इंटू टैक्स रेट है 30%, 1,50,000 26,50,000 हो गया. समझ रहे, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, नथिंग डिफिकल्ट छे. ठीक है, नहीं सॉल्व करेंगे आगे. बेटा मैं क्या चाहता हूं, आप ना ईबीआईटी ढूंढ के निकालो. पहला ही स्टेप मैं चाहता हूं आपसे, आप ईबीआईटी ढूंढ के निकालो. स्टेप नंबर 1 के बिना आगे बढ़ेंगे नहीं हम, स्टेप नंबर 1 के बिना आगे नहीं बढ़ सकता सर. लेकिन उन्होंने वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ निकालने के लिए बोला फॉर्म, लेकिन बेटा आपको आगे के लिए ईबीआईटी लगेगा, तो पहले ईबीआईटी ढूंढ के निकालो कितना है. सोचो जरा, सोचो कितना ईबीआईटी होगा. वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ईएटी डिवाइडेड बाय के होता है. ईएटी को क्या मैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स लिख सकता हूं, बराबर है क्या. तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, 25 लाख. ईबीआईटी मालूम नहीं है और ये 0.7 हो जाएगा, तो 0.7 ईबीआईटी डिवाइडेड बाय 21%. सो 25 लाख इंटू 21% डिवाइडेड बाय 0.7, 7,50,000 केस. बेटा अब आपसे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा. ये क्वेश्चन समझा क्या, इसके अंदर दो कंपनी नहीं है, बिफोर बायबैक और आफ्टर बायबैक है. करें इसको सॉल्व. फाइंडिंग ईबीआईटी, हमें ईबीआईटी फाइंड करना पड़ेगा. हमें पता है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू 25 लाख. वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड कंपनी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड कंपनी. अब अपने सारे स्टेप्स लगा दो चिपक के. स्टेप नंबर 1 हो गया फाइंडिंग ईबीआईटी. स्टेप नंबर 2 वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू 25 लाख. वैल्यू ऑफ अनगियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू 25 लाख. वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म, अब यहाँ पे गियर्ड फर्म तो है नहीं, बेसिकली आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे गियर्ड फर्म की जगह वैल्यू आफ्टर बायबैक इज इक्वल्स टू वैल्यू बिफोर बायबैक प्लस टैक्स बेनिफिट. यहाँ पे लिखा हो ध्यान देना, इज इक्वल्स टू 25 लाख प्लस 5 लाख का 30% इज इक्वल्स टू 26,50,000. यहाँ तक सबका हो गया, बताइए फिर मैं आगे बढ़ूँ. ठीक है, यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेप बोलेंगे वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू ठीक है, यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेप बोलेंगे वैल्यू ऑफ
geared firm is equals to value of debt plus value of equity of geared value of equity of geared firm, यानी कि value of equity after buyback is equals to 21,50,000. ठीक है, no, value of equity after buyback into cost of equity is equals to EAT. Therefore 21,50,000 into cost of equity is equals to 7,50,000 minus 5 लाख पे कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 15. 5 लाख पे 15% कितना होता है? 75,000. गले में खराश विक्स की गोली लो. हाँ. Dear, your application is selected in our company for job. Oh dear, you can get 7,000 per day. अच्छा. Apply for ये http://wa.me/919060116167. Okay. SDP/SDS ऐसा क्या काम करवाएंगे कि मुझे 7,000 रोज के मिलेंगे? Dear guest, book Goa, Shimla, Manali, Rishikesh, Mussoorie, Northeast, including local sited food at just rupees plus taxi 6,999 per person. Contact करिए. Do I be go pay? अच्छा. तो क्या करूँ बेटा? अभी कमाऊँ या घूमने जाऊँ? पहले ये बताओ. पहले कमा लूँ या घूमने जाऊँ? घूमने जाता है. अरे कितना कोइंसिडेंस देखा बेटा? ये 6,999, ये 7,000 दे रहे हैं, वो भी 7,000 दे रहे हैं. एक दिन कमा के घूम के आ जाता हूँ. एग्जैक्ट सेम अमाउंट दे रहे हैं. खैर एनीवेज बेटा, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब बेटा इसके अलावा भारत लॉ की बुक में आर्बिट्राज के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और एक क्वेश्चन और है स्टॉप गो का. एक और क्वेश्चन है. इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे. कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. स्टॉप गो वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. ठीक है, स्टॉप गो वाला क्वेश्चन होमवर्क है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सारा. इसके अलावा क्वेश्चन बुक के अंदर 4 क्वेश्चन स्टॉप गो लिखा हुआ है बेटा, जो भी है स्टॉप गो लिमिटेड लिखा हुआ है. स्टॉप गो लिमिटेड. ठीक है. तो भैया आर्बिट्राज के जो क्वेश्चन है वो तो मॉड्यूल से उठाऊंगा और जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे. स्टॉप गो वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बुक में है. जिसके पास पीडीएफ है उसके पास भी है. पीडीएफ में नहीं है बेटा. एक क्वेश्चन है स्टॉप गो लिमिटेड वाला, ये आपके लिए होमवर्क है. इसके अलावा 1 लेक्चर पेंडिंग फ्रॉम माय साइड. ठीक है, बस और कोई दुविधा नहीं ना? बस आई होप ये वाला पार्ट आपको काफी इजी लगा होगा. ठीक है, चलिए दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर. कल नेक्स्ट स्टूडेंट्स पाने के लिए कहिएगा. बाय.